सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, डिप्लोमेसी वो हथियार जिससे दुश्मन का दिल जीतने की कोशिश की जाती है और बाज़ औक़ात ये स्ट्रैटेजी समझ लें, हिकमत अमली कामयाब हो जाती है और ऐसी वैसे कामयाब लोग मिसालें देते हैं बहुत सालों बाद भी कि क्या हिकमत अमली थी। अच्छा, बाज़ औक़ात ये हिकमत अमली बुरी तरह से पिट जाती, फ्लॉप हो जाती, नाकाम हो जाती है। अब हमारी सियासत में ये जो डिप्लोमेसी नामी टेक्निक है ना, इसका बड़ा भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया गया। मैं ज़रा आपको याद करवाऊंगी 2013 के आम इंतखाबात याद हैं आपको। इंतखाबी मुहिम चलाते हुए आपको ये अच्छी तरह से याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब क्रेन से नीचे गिर गए थे और दिखावे के लिए ही सही, लेकिन नून लीग के कायद उस वक्त इमरान खान साहब को मिलने हॉस्पिटल पहुँच गए और उनकी इयादत भी की। अच्छा, हर डिप्लोमेसी के पीछे जो अपने मुखालिफिन होते हैं ना, उनको एक पैगाम, एक मैसेज देना होता है और नून लीग के कायद ने अवाम के सामने ये जिताने की कोशिश की। क्या मैसेज दिया कि वो अपने मुखालिफिन की सख्त से सख्त तनकीद के बावजूद इतना ज़र्फ़ रखते हैं और इखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ते हैं और उनके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। इसी तरह क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट डिप्लोमेसी मुतारिफ़ करवाई गई और ये डिप्लोमेसी जनरल ज़ियाउल हक ने मुतारिफ़ करवाई। अब सवाल ये है कि जनरल ज़ियाउल हक को क्रिकेट डिप्लोमेसी का हथियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि अब की तरह उस वक्त में भी भारत पूरे तरीके से कहने के बिफर चुका था और उस वक्त भी उस पर जंगी जुनून सवार था। पाकिस्तान भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता था, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक साहब ने पत्थर के इस्तेमाल से ज़्यादा अपने दुश्मन मुल्क को फूल देकर मामला ठंडा कर दिया। बड़े स्मार्ट, बड़े ज़हीन आदमी थे। अच्छा, 21 फरवरी 1987 का दिन बरसगीर में क्रिकेट डिप्लोमेसी डे के तौर पर याद किया जाता है, जब सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक भारत के शहर जयपुर में पाक भारत टेस्ट मैच देखने पहुंचे और उस टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कर रहे थे। अच्छा, 21 फरवरी 1987 को एक ऐसे वक्त में पाक भारत मैच देखने हिंदुस्तान जाना, जब दोनों ममालिक के दरमियान आप ज़रा सोचें कि कशीदगी इंतहाई सतह को छू रही थी। भारत की जानिब से 1986 के आखिर में एक ऑपरेशन हुआ। सूबा राजस्थान में फ़ौजी मशक़ें कराने का ऐलान किया गया था और कहा यह जाता है कि नवंबर 1986 से मार्च 1987 तक 5 माह जारी रहने वाले मज़कूरा मशक़ें जंग अज़ीम दोम के बाद तारीख़ की सबसे बड़ी फ़ौजी नकलो हरकत थी, जिसमें पूरी हिंदुस्तानी फ़ौज शरीक हुई थी। अच्छा, मशक़ों के लिए मुंतखब इलाका पाकिस्तानी सूबा सिंध से जुड़ा हुआ था और मशक़ों के दौरान एक वक्त में इलाके में मौजूद भारतीय फ़ौज 4 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी थी, 4 लाख से तजावुज़ कर गई थी। पाकिस्तान के लिए अपनी सरहद से बिल्कुल साथ इतनी बड़ी फ़ौजी नकलो हरकत को नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था और इसकी जानिब से समझा गया कि शायद कि भारत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाकर सिंध पर हमले की तैयारी कर रहा है। अब इन्हीं खदशात के पेश नज़र उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जनवरी 1987 के वस्त में पाकिस्तान के तमाम दस्तयाब फ़ौजी दस्तों को भारतीय पंजाब से मुंसलिक सरहद पर तैनात कर दिया गया था और दोनों ममालिक के दरमियान जंग के इम्कानात भी पैदा हो गए थे। अब ज़रा सोचिए कि इंतहाई कशीदा हालात में जब जंग के बादल दोनों ममालिक पर मंडला रहे थे, जनरल ज़ियाउल हक साहब जयपुर में खेला जाने वाला पाक भारत टेस्ट मैच देखने के बहाने बिन बुलाए भारत पहुँच गए। उनके उस दौरे और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी से उनकी मुलाकात के सबब दोनों ममालिक में जो एक तनाव जारी था वो कम करने और कह लें कि हालात को मामूल पर लाने में बहुत मदद मिली। अच्छा, ज़ियाउल हक साहब की इस तरह आमद से इंदिरा गांधी के मगरूर बेटे के गुरूर का वज़न कह लें कि कुछ और बढ़ गया और उसने ज़ियाउल हक साहब से मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन भारतीय अपोजिशन और काबीना ने राजीव गांधी को समझाया कि आपके ऐसा करने से दुनिया को अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। मजबूरी में राजीव गांधी ज़ियाउल हक साहब से मिलने के लिए तैयार हो गया और इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट चला गया। अच्छा, ज़ियाउल हक साहब जब चेन्नई के लिए जाते थे तो राजीव गांधी साहब की जानिब बढ़े और इसी तरह मुस्कुराए और क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। मिस्टर राजीव, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, कर गुजरिए, लेकिन याद रखिएगा कि इसके बाद दुनिया हलाकू खान और चंगेज़ खान को भूल जाएगी
और सिर्फ ज़ियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेगी, क्योंकि ये एक रिवायती नहीं एटमी जंग होगी। और हो सकता है, अब ज़रा सुनिएगा आगे क्या कहा, कहते हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए, लेकिन मुसलमान फिर भी ज़मीन पर बाकी रहेंगे। लेकिन भारत के खात्मे के बाद दुनिया में हिंदुइज़्म तो कहीं भी नहीं रहेगा। अच्छा, जनरल ज़ियाउल हक साहब की ये वार्निंग देकर इसी तरह वो मुस्कुराते हुए जनरल साहब क्रिकेट मैच देखने चल पड़े। अब इसके बाद राजीव गांधी का जंग का बुखार ठंडा पड़ गया और पढ़ना भी चाहिए था इस तरह की बातें सुनने के बाद। और यूँ ज़ियाउल हक साहब की क्रिकेट डिप्लोमेसी कामयाब रही और लोग आज तक इसको याद रखते हैं और इस डिप्लोमेसी ने भारत को क्लीन बोल्ड कर दिया। ये तो खैर माजी की बात है, लेकिन आप हमेशा अगले आने वाली नस्लों को भी बात सुनाते रहेंगे। अब आज की अगर बात करें तो अब आसिफ अली जरदारी साहब आम डिप्लोमेसी खेल रहे हैं, मैंगो डिप्लोमेसी। मुफाहमत के बेताज बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब अब शहबाज शरीफ साहब को गले लगा रहे हैं। कह लें कि उनसे मोहब्बतों का खुलकर इजहार करें, मोहब्बतें सच्ची हैं नहीं, ये बस वक्त बताएगा। ज़राए अलबत्ता बताते हैं कि जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को 15 से ज़ायद किस्म के खूबसूरत आमों की पेटियाँ मॉडल टाउन की रिहाइश का भेजी हैं। और ये भी खबरें गर्म है कि जी साबिक सदर ने शहबाज शरीफ साहब को नेक तमन्नाओं का पैगाम भिजवाया है। और यहाँ तक खबरें गर्दिश कर रही हैं मार्केट में कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुफाहमती ग्रुप कुछ दिन से आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात कराने की कोशिशों में मसरूफ़ था। अच्छा, दोनों ग्रुप्स की कामयाबी की सूरत में आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ में मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है, मुतवक्के है। यानी कह लें कि आम डिप्लोमेसी ने अपना काम कर दिया। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को 15 आम की पेटियां भेजकर एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। और कितनी अच्छी बात है ना, दोस्ती तो वैसे मीठी होती है, मीठे मीठे आम का हाथ कबूल कीजिए, ये दोस्ती की ऑफर है। और दूसरी जानिब मरियम नवाज ग्रुप को पैगाम दिया है कि पीपल्स पार्टी की डिक्शनरी में मरियम नवाज और उनके वालिद का कोई नाम नहीं है, दूर दूर तक ये नाम मिट चुका है। अब जो भी बात होगी वो शहबाज शरीफ साहब से होगी। अच्छा, आम डिप्लोमेसी पे मैं मज़ीद भी बात करूंगी और पंजाब में भी जरदारी साहब की जो हिकमत अमली है उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इससे पहले बिलावल साहब का क्लिप है, ज़रा नाज़रीन को चला के दिखाइएगा जी। अच्छा, सुना आपने, अब जो जरदारी साहब की जानिब से भेजे गए आम एक खट्टे निकलते हैं, कच्चे निकलते हैं या फिर बहुत मीठे निकलते हैं, ये शहबाज शरीफ साहब की किस्मत तय करेगी। अच्छा, अब आम की बात हो रही है ना, तो ये कैसे मुमकिन है कि मिर्ज़ा गालिब का जिक्र ना हो। मिर्ज़ा गालिब साहब का जो हल्का अहबाब है ना, चूँकि वो बहुत ज़्यादा वसी था, इसलिए जब आमों का मौसम आता तो उनके दूर दूर से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त उनके लिए आम भेजा करते थे। अच्छा, मिर्ज़ा गालिब साहब वैसे एक खुददार और साबित कदम शख्सियत थे और इसलिए वो किसी से मांगना गवारा नहीं करते थे, मगर जब बात आमों की आती तो इस फल के इस कदर शौकीन थे कि वो अपने दोस्तों से बाकायदा फरमाइश करके आम मंगवाते थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत खुशकिस्मत हैं कि बगैर फरमाइश किए, बगैर मांगे जरदारी साहब ने खुद ही उनको आम भिजवा दिए इतनी मोहब्बत के साथ। अच्छा, एक दफ़ा आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र साहब आमों के मौसम में अपने कुछ दोस्तों के हमरा, जिनमें खुद मिर्ज़ा गालिब भी शामिल थे, बहादुर शाह ज़फ़र साहब अपने दोस्तों के साथ बाग में चहलकदमी कर रहे थे। बाग में मौजूद आमों के दरख्त मुख्तलिफ़ इक़साम के, आप कह लें कि रंग बिरंगे आमों से लदे हुए थे। अच्छा, बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र साहब ने यहाँ के आम सिर्फ मुख्तलिफ़ ममालिक के बादशाहों और अपनी बेगमात के लिए मुख्तस कर रखे थे और इसलिए ये जो आम थे ना, ये कह लें कि किसी दूसरे फ़र्द को मुयस्सर ही नहीं थे। आम चूँकि मिर्ज़ा गालिब साहब की कमज़ोरी थे, इस वजह से मिर्ज़ा साहब बार बार आमों की तरफ देखते और दिल में उनसे लुत्फ़अंदोज़ होने की ख्वाहिश रखते थे। अच्छा, बादशाह ने जब मिर्ज़ा साहब के दिल की ख्वाहिश को भांप लिया तो उन्होंने मिर्ज़ा साहब से पूछा कि आमों की तरफ इस कदर तवज्जो से क्या देखते हो। इस सवाल के जवाब में मिर्ज़ा गालिब साहब ने आजिज़ी के साथ, अदब के साथ हाथ बांधे और हाजिर दिमागी से काम लिया और जवाब दिया कि मैं इन आमों के बारे में सोच रहा हूँ कि इनमें मेरे और मेरे बाप दादा के नसीब वाले आम मौजूद हैं कि नहीं हैं जो हमें मिल सकें। अच्छा, बादशाह मिर्ज़ा की खुश मिजाजी और हाजिर जवाबी से बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हुए, मुस्कुराए और उसी दिन उन्होंने मिर्ज़ा के लिए बेहतरीन आमों से भरी टोकरी उनके घर भिजवा दी। अब नाज़रीन, कह लें कि आम चीज़ ही ऐसी है कि कोई बदकिस्मत ही होगा जो इसे खाने से इनकार करे। अब ऐसा लग रहा है, अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को आम भेजकर मरियम नवाज ग्रुप को ठिंगा दिखा दिया। एक तरफ बिलावल और जरदारी शहबाज शरीफ साहब के साथ चलना चाहते हैं और दूसरी जानिब मरियम नवाज ग्रुप को सियासी सबक भी पढ़ाना चाहते हैं। और बिलावल ने एक मरतबा अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा कि नून लीग हम पर इल्ज़ामात लगाना चाहती है तो शौक से लगाए, नून लीग पीपल्स पार्टी से मुकाबला करना चाहती है तो वो भी शौक से करे, लेकिन नून लीग ये ज़रूर याद रखे अपना शौक पूरा करते हुए कि हमसे उलझ कर शिकस्त ही उनका मुकद्दर बनेगी, हारेंगे, जीत नहीं मिलेगी।
और बिलावल ने मज़ीद ये कहा था कि नून लीग हारेगी। और अब जरदारी साहब की सियासी चाल आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि मुफाहमत के शहंशाह आसिफ अली जरदारी साहब आम डिप्लोमेसी के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब से अपनी मोहब्बतें, अपनी कुर्बतें बढ़ाना चाहते हैं। और वहीं पर दूसरी जानिब मरियम नवाज़ ग्रुप को सियासी सबक सिखाने की तैयारियां भी की जा रही हैं, किसी हद तक सिखा भी दिया गया। अच्छा, पीपल्स पार्टी कह लें कि एक तीर से दो शिकार करना चाहती है और अच्छी तरह से जानती भी है। अच्छा, अब एक तरफ पंजाब में कह लें कि अपने खोए हुए मुकाम को पाने की ख्वाहिश भी है इनकी और होनी भी चाहिए, और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी मरियम नवाज़ ग्रुप को पंजाब के तख्त पर सख्त वक्त टफ टाइम देना चाहती है। अब ये खबरें भी गर्म है मार्केट में कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आइंदा आम इंतखाबात में पंजाब में कामयाबी के लिए सियासी जाल बिछा दी है और अब लाहौर में डेरे डालनी है। और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब आइंदा इंतखाबात में पंजाब में नून लीग का रास्ता रोकने के लिए मजबूत अलायंस बनाने में बहुत मसरूफ़ हैं और बहुत संजीदा हैं। और पंजाब में पीपल्स पार्टी मजबूत अलायंस के साथ नून लीग को आम इंतखाबात में टफ टाइम देने के लिए बहुत पुरज़्म है। अच्छा, बात यही ख़त्म नहीं होती है। वाकिफ़ान हाल यहाँ तक कहते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के कम बैक के लिए एंटी नून लीग वोट को यकजा करने के मिशन पर काम शुरू कर दिया गया। सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब के जो अहम सियासतदान हैं उनसे बाकायदा राब्ते किए जा चुके हैं और पीपल्स पार्टी को छोड़कर जाने वालों के लिए भी जमात में वापसी के दरवाजे खोल दिए गए हैं। अब ज़राए ये भी बताते हैं कि जी पंजाब की जो अहम शख्सियात हैं पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए तैयार हैं और पहले मरहले में ज़रा सुनिएगा, गुजरावाला, झेलम, झंग, अटक, सियालकोट, फैसलाबाद और मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाले जो साबिका पार्लियामेंटेरियंस हैं वो आइंदा माह के आगाज़ में पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। और अब आगे सुनिएगा, कसूर, साहिवाल, मुल्तान, लिया, मियांवाली, खानेवाल, राजनपुर, सादिकाबाद, बहावलपुर और बहावल नगर से भी जो अहम शख्सियात हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल होंगी। अब मरियम नवाज़ ग्रुप के पंजाब के वोट बैंक पर डेंट पड़ सकता है और पीपल्स पार्टी शायद अब नून लीग से का भी बदला लेगी कि नून लीग ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली को भी मुस्तरद कर दिया था और अब नून लीग की नायब सदर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी को भी मुस्तरद कर रही हैं और शर्तें लगा रही हैं। सुनिएगा ज़रा। अच्छा, मरियम साहिबा को लगता है कि अगले इंतखाब में नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ साहब करेंगे। अब मैं क्या कहूँ, अल्लाह करे कि इनकी बात दुरुस्त साबित हो, लेकिन पहले मियाँ साहब वापस तो आ जाएं क्योंकि पार्टी को लीड करने के लिए वतन वापस आना होगा ना। इंतखाबात पाकिस्तान में होंगे, लंदन में तो होंगे नहीं। और दूसरी अहम बात, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी की ज़मानत दे दी जाए तो वो वतन वापस आ जाएंगे। अब मरियम की ज़मानत से मुराद अब क्या है? शायद NRO। पहले नून लीग की नायब सदर साहिबा ये कहती थी कि जी किसी से डायलॉग होगा ही नहीं, डायलॉग बाजी करनी ही नहीं है, जो बात होगी अवाम के सामने होगी। फिर आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया और अब शर्त लगा दी कि इमरान खान साहब को हटा कर ही किसी भी इदारे से बात की जा सकती है। फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खुफिया मुलाकातों का भी चर्चा हुआ। और अब सवाल ये कि अगर नून लीग की डाती है, अगर डील हो जाती है, तो क्या फिर मरियम साहिबा उसी दिन की फ़्लाइट से नवाज शरीफ साहब को वतन वापस बुला लेंगी? और वैसे भी लीगी रहनुमाओं को तो NRO मिल भी रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब को देख लें, वो ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं और इसी वजह से बिलावल जरदारी पूरे एहतसाब के निज़ाम पर भी सवाल उठा रहे हैं। बिलावल का क्लिप चलाइएगा। अच्छा, बिलावल ने एहतसाब के निज़ाम पर सवाल उठाकर आप कह दें कि हुकूमत को, नून लीग दोनों को एक्सपोज किया बेनकाबी, यानी दोनों को एक तीर से दो शिकार कहने। अब बिलावल ने शिकवा ये किया है कि रायविंड के सज़ा याफ्ता को लंदन भिजवा कर ये कहा जाता है कि NRO नहीं दूंगा, यानी सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि लंदन भिजवा भी दिया गया, NRO दे भी दिया गया और उसके बाद कहा जा रहा है कि NRO नहीं दूंगा। फिर नवाज शरीफ साहब का लंदन जाना वो पूछने के क्या है, यानी बिलावल साहब कहना चाह रहे हैं कि लंदन जाना इटसेल्फ NRO है, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि NRO नहीं दूंगा जब NRO दिया जा चुका है। इनकी बात में अगर देखा जाए, मेरिट पे मैं बात करूंगी कि वज़न तो है, बहुत वज़न है बिलावल की बात में। और एक और बात बड़ी अहम इन्होंने की कि जी नवाब शाह का सदर बगैर किसी जुर्म के कैद में है। पंजाब के अपोजिशन लीडर को ज़मानत मिल जाती है और सिंध के अपोजिशन लीडर को जेल भेजा जाता है, क्यों? ये तो तजाद वाली बात होगी। अच्छा, बिलावल के सारे सवाल जो हैं मेरे ख्याल से बड़े वैलिड हैं और जवाब तलब हैं। और ये भी कि वज़ीर आज़म साहब के जो दोस्त हैं इल्ज़ाम लगने पर जेल की बजाय बैरून मुल्क कैसे चले जाते हैं। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कह लें कि एक तीर से दो नहीं, तीन नहीं, कई शिकार कर लिए। और बिलावल ने एक अहम सवाल और भी उठाया कि नून लीग पर इतनी मेहरबानियाँ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। यानी उन्होंने दो चीज़ें पूछी कि पहले तो बताएं कि कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और इतनी मेहरबानियों की वजह क्या है।
अब इसका जवाब नून लीग ही बेहतर जानती है, लेकिन मुझे पता है कि इसका जवाब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जवाब है ही नहीं नून लीग के पास, और नून लीग मज़ामत के बावजूद किसी भी महाज में कामयाब नहीं हो सकती है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत की आड़ में, कह लें कि प्यार ही प्यार में, नून लीग को बहुत ज़्यादा सियासी नुकसान पहुँचा दिया। और अब आम की जो डिप्लोमेसी है वो चल रही है, अब आम की डिप्लोमेसी तो चल, लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ ये जो मज़ाहमत का बयानी है जो बड़े अरसे से चला आ रहा है, जिस पे किसी को शर्मिंदगी भी नहीं होती है, ये मज़ाहमत का बयानिया मेरे ख्याल से मज़ीद नहीं चल सकता, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने आइंदा आम इंतखाबात में पंजाब में कामयाबी के लिए कह लें कि बिसात बिछा ली, और खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब आइंदा इंतखाबात में पंजाब में नून लीग का रास्ता रोकने के लिए मजबूत अलायंस बनाने में मसरूफ़ हैं, और पंजाब में पीपल्स पार्टी मजबूत अलायंस के साथ नून लीग को आम इंतखाबात में टफ टाइम देने के लिए पुरज़्म दिखाई दे रही है। और इसीलिए सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब के जो अहम सियासतदान हैं उनसे राब्तों का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है, और पीपल्स पार्टी को छोड़कर जाने वालों के लिए भी जमात में वापसी के दरवाजे खोल दिए गए हैं। अच्छा, ज़राए बताते हैं कि पंजाब की अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए आमादा हैं, और सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के कई अहम रहनुमा साबिक सदर से राब्तों में भी हैं। अच्छा, आम इंतखाबात से पहले जहांगीर तरीन ग्रुप का भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का कभी इम्कान है, और सियासत के जादूगर और मुफाहमत के बादशाह की शोहरत रखने वाले साबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे तो डाल लिए हैं, लेकिन हर सियासी सोचो फिक्र रखने वाले के जहन में सिर्फ यही ख्याल आ रहा है कि अब ये क्या होने क्या जा रहा है, कि आसिफ अली जरदारी साहब तख्ते लाहौर हासिल कर लेंगे? क्या पीपल्स पार्टी अपने बानी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को अपनाती दिखाई दे रही है? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि अंदर की खबर क्या है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब, सीनियर तजियाकार, आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देखते हैं लगारी साहब को। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लगारी साहब, आप तो तमाम अंदर की खबरों पर नज़र रखते हैं और अंदर की जो कहानी है पूरी बता देते हैं, तो आज आपसे जानना मैं चाहूँगी कि जो जरदारी साहब की अचानक से पंजाब में एंट्री कह लें, तेज़ होती हुई सियासी सरगर्मियों को जो देख रहे हैं, बड़े सवालात गर्दिश कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि तख्ते लाहौर जो है उस पर नज़र है उनकी, या आगे क्या होने जा रहा है? मेरे ख्याल में अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सूरत हाल को अपने हक में कर लें, और बहुत ही महारत से वो खेलने वाले हैं। अपने इक़दामात में गलती का इम्कान नहीं छोड़ते हैं, और दूसरों की चालों पर नज़र रखते हैं, और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और अच्छी तरह से देखते हैं कि जो उनके मद्दे मुकाबले हैं वो सी चालें चल रहे हैं, और उन चालों का इनके पास तोड़ क्या है। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा दो चीज़ें तो सामने आ चुकी हैं कि साबिक गवर्नर सरदार जुल्फ़िकार खोसा और साबिक वज़ीर आला मियां मंजूर भट्टू, इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। मियां मंजूर भट्टू की तरफ से जो बात सामने आई है, उन्होंने कहा है कि मैंने तो पार्टी छोड़ी ही नहीं। तो और उनकी साहबजादी जहां आरा भट्टू को पीपल्स पार्टी ने बहुत अहमियत दी थी, जहां आरा भट्टू ने भी यही कहा कि मैंने पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी थी, और मेरा पूरे का पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अंदर कहीं भी एक बात ऐसी नहीं होगी जिसमें मैंने पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई बात की हो। तो उनका कहना भी ये है कि वो पार्टी के साथ हैं, और पार्टी ने उन्हें कोई जिम्मेदारियां दी थी। तो हो सकता है कि पहले कुछ मामला सर्द हो गए हों, लेकिन अब ये एक्टिव होने के लिए तैयार हैं। जहाँ आरा तो खासी मुद्दत से बहुत फ़ाल हैं, और उन्होंने बहुत दौरे किए हैं, और पूरे हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं, ताज़ियतों के लिए, शादियों में शरीक होने के लिए, और दीगर तकरीबात के लिए वो लोगों से बड़ा अहम राब्ता कर रही हैं, और वो भट्टू साहब की सीट और सूबाई असम्बली की सीटों के लिए एक अहम उनकी जो मुहिम है वो जारी है। एक और सरगोधा से मेरे ख्याल में एक बड़ी अहम शख्सियत जो है उनकी मुलाकात हुई है, और उनका ताल्लुक जो है वो पुलिस ग्रुप से है, और वो मेरे ख्याल में साबिक IG रहे हैं जनाब ज़फ़र अब्बास साहब, उनकी भी जरदारी साहब से गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई है। जरदारी साहब से अहम शख्सियात की मुलाकातें हो रही हैं, सराइकी बेल्ट से, लिया से, बक्कर से, और मुल्तान से, डेरा गाजी खान से, राजनपुर से, और मुजफ्फरगढ़ से बहुत अहम शख्सियात जो हैं
उनकी पार्टी में शमूलियत और बहुत सी शख्सियात की पार्टी में वापसी के कभी इम्कानात हैं। बहावलपुर डिवीजन में उनके पास बहुत अच्छे उम्मीदवार पहले से मौजूद थे, ख़ासतौर पर अली हसन गिलानी एक अहम उम्मीदवार के तौर पर उनके पास मौजूद थे। दीगर बहुत अच्छे विनिंग कैंडिडेट जो हैं वो भी इनकी तरफ देख रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि उनकी बहुत से हलकों पर, बहुत से इलाकों में उनकी बहुत गहरी नज़र होगी, और वो जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और उनके राब्ते जो हैं बहुत वसी हुए हैं। पेशगी उनके राब्ते जो हैं वो होते हैं लोगों के साथ, और फिर उनकी मुलाकातों का सिलसिला होता है। मेरे ख्याल में वो उनकी पेशरफ जो है वो खासी इत्मीनान बख्श है। अब एक चीज़ और है कि वो रफ करने वाले हैं कुछ अरसे में GT रूट का, कि वो गुजरांवाला, गुजरात, मंडी और हाफिजाबाद और अपना शेखुपुरा और इन इलाकों की तरफ रुख करने वाले हैं। और देखते ये हैं कि वहाँ पर उनके पास पार्टी कैडर क्या है और विनिंग कैंडिडेट्स उनके पास कौन से हो सकते हैं। खुद लाहौर पर भी उनकी बड़ी तवज्जो है। इस दफ़ा वो लाहौर में बहुत अच्छे कैंडिडेट्स लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक। अच्छा लगारी साहब, ये जो आसिफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को आम की 15 पेटियों का तोहफा भिजवाया है, नेक तमन्नाओं का इजहार किया है, पैगाम दिया है, तो इससे तमाम लोगों के जहन में की बात गर्दिश कर रही है। लोगों को लग ऐसा रहा है कि शायद ये पैगाम ये भी दिया गया है, ये सोच लिया गया है कि अब जो भी बात की जाएगी, राब्ते किए जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से किए जाएंगे, मरीम नवाज से या नवाज शरीफ साहब से बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। नहीं, एक तो ये है कि वो तो एक दीगर मसाइल में आ गए ना। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक जो मार्च से, बल्कि मार्च से भी पहले फरवरी से एक तर्ज अमल अख्तियार किया था, वो उनके लिए ज़्यादा मसाइल का बायस बना है। उन्होंने सोचा था कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनके केस को मुअत्तल कर देगी तब तक कि वो वापस ना आए, या उनको जो है वो उसकी तारीख लंबी कर देंगे या कुछ और तरीका करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है, फाइनल फैसला दे दिया है, और मियाँ नवाज शरीफ की जो सज़ा मुअत्तल हुई थी वो भी ख़त्म हो गई, मुअत्तली भी, और उनकी अपीलें मुस्तरद हो चुकी हैं। फाइनल हो चुका है कि वो ये जो फोरम है लाहौर हाई कोर्ट का उनके पास मौजूद था जिससे वो अवेल कर सकते थे, वो उन्होंने ज़ाय कर दिया और वहाँ पर से उनकी अपीलें रद्द हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि ये कवानीन हैं नैब के, वो उनकी दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए कौन सा रास्ता खोलती हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ तो बहुत मुश्किलात में है। जब मियाँ नवाज शरीफ मुश्किलात में हो तो फिर नेचुरली मरीम नवाज भी मुश्किलात में होंगी, और दीगर लोग जो उनके बहुत ज़्यादा करीब हैं वो भी मुश्किलात में होंगे। इस पर जश्न नहीं मना रहे होंगे मियाँ शहबाज शरीफ। मियाँ शहबाज शरीफ को भी परेशानी ज़रूर होगी। उनके लिए तो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन जो है वो उनके भाई ही हैं, लेकिन ये भाई जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, ये जो अगले इंतखाबात हैं, जो आम इंतखाबात हैं, उसमें क्या पीपल्स पार्टी को बड़ा सरप्राइज दे सकती है? मेरा ख्याल है कि वो चारों सूबों में बड़ा सरप्राइज देने की पोजीशन में है। बलूचिस्तान में चीफ ऑफ झालावान उनकी पार्टी में शामिल हुए, बलूचिस्तान में जो है वो मकरान डिवीजन की तरफ से अब्दुल कादिर बलोच साहब शामिल हुए हैं, और उनका बहुत अहमियत है उनकी। और ये जो खुशदार का इलाका है और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनमें चीफ ऑफ झालावान की बहुत खासी अहमियत है। और मेरा ख्याल ये है कि जब दरवाजे खोले गए हैं तो फिर हो सकता है कि रईसानी साहिबान में से भी कोई वापस आए, और ये हो सकता है कि उनकी अपनी पार्टी के लोग भी हैं। मीरबाज खान खैतान बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के काबीना में शामिल थे, वो इलेक्शन जीते थे। बारगां से लेकर डेरा बुगटी तक का हल्का है, उसमें कोलों भी आ जाता है, तो एक बड़ा हल्का जो है वो उससे पहले वो इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं और जीत चुके हैं। और इस मरतबा भी उन्होंने बहुत टफ मुकाबला किया था उनका जैन बुगटी का। तो मेरा ख्याल ये है कि बलूचिस्तान में उनकी पोजीशन बहुत अच्छी हो सकती है, और बलूचिस्तान में इस पोजीशन में आ सकते हैं कि वो अपनी हुकूमत बनाएं। सिंध में उनकी अपनी हुकूमत बनेगी। बलूचिस्तान पंजाब में जो है वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उससे मसला हल हो, उनके पास इतनी अक्सरियत हो कि वो सराइकी सूबे का मसला हल करें। सराइकी सूबा अगर बन जाता है तो वहाँ पर उनकी हुकूमत बन सकती है और पंजाब में मखलूत हुकूमत बन सकती है। अगर ये सारा सिनारियो ऐसे रहता है तो ये, अगर मेरे शेख चिली के ख्वाब नहीं है
तो मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और मौलाना फजल रहमान जिस वजह से जरदारी साहब से दूर दूर हो रहे हैं, उनका मसला ये है कि अगर ANP और जरदारी साहब मिल जाते हैं और सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं और एक दो शरीक हो जाते हैं, तो फिर मौलाना का वहाँ से सीटें हासिल करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो जरदारी साहब के जो पुराने इत्तेहादी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई है, ये मुलाकात के हवाले से भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद सियासी नक्शे का पता दे रही है लगारी साहब, क्योंकि आपको भी पता है कि जब इतने सीनियर सियासतदान मुलाकातें करते हैं तो इनका वक्त बड़ा अहम होता है और मुलाकातों का कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर होता है। मेरे ख्याल में इनके ताल्लुकात तो पहले से रहे हैं, कोई ना कोई मकसद। जी जी बिल्कुल ऐसा है कि उनका जरूर मकसद होगा। और चौधरी शुजात हुसैन और जनाब आसिफ अली जरदारी एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे की इनके पैगाम रसानी भी होती रहती है, एक दूसरे के साथ इनके रवाबित भी रहे हैं। और जो अभी आलिया बहरान था, जो जनवरी और फरवरी में मामला आए थे, तो ये तो PMLN ने बैकआउट किया ना, वो वापस चले गए, पीछे चले गए और उन्होंने कहा नहीं, हुकूमत को ख़त्म नहीं करना चाहते। वो मोहतरमा मरियम नवाज ने कहा कि हम हुकूमत को ख़त्म करना नहीं चाहते, वो उसको 5 साल पूरे देना चाहते हैं। वरना उससे पहले जो सूरत हाल तो बन चुकी थी कि अगर नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाते वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ, तो ये पोजीशन तो आ सकती थी, क्योंकि फिर तो आपने देखा था कि 30 अरकान से ज़्यादा तो उनके पास थे, जहांगीर तरीन साहब के पास। इतने अरकान जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हैं और कुछ और साथ मिल जा रहे थे। फिर नून लीग की खुद अपनी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, वो तो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी, जिसको बाद में अक़लियत में बदला गया। फिर ये मिल जाते तो उस्मान बुज़दार की हुकूमत नहीं रह सकती थी, वो तो उन्होंने नहीं बनने दी। अब जरदारी साहब मुस्तकबिल पर नज़र रखे हुए हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा अलायंस देकर वो पंजाब में नवाज लीग का रास्ता रोकें। अगर नवाज लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ यही तर्ज़ अमल अख्तियार रखती है जो शायद खाकान अब्बासी और मोहतरमा मरियम नवाज का जो लबो लहजा है, अगर उसी लबो लहजे को बरकरार रखा जाता है तो फिर जरदारी साहब जो है अपना रास्ता लेंगे। ठीक है जी। अच्छा लगारी साहब, हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन जमातें फिर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होने को तैयार हो गई हैं और ये जो शहबाज शरीफ साहब खासतौर पर इंतखाबी इस्लाहात पर जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है कामयाब बनाने के लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा सरगर्म है। अपोजिशन जमातों की जो APC है वो जुलाई के पहले हफ्ते में बुलाए जाने का इम्कान भी है। अब आपको क्या लगता है ये जो अपोजिशन जमातें हैं ये एक प्लेटफॉर्म पर आकर, एक पेज पर आकर अब क्या वाकई हुकूमत को प्रैक्टिकली टफ टाइम दे सकती है? क्योंकि अभी तक तो ज़बानी कलामी टफ टाइम दिया गया है, प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं किया गया। मेरे ख्याल है कि सूरत हाल और ज़्यादा मुख्तलिफ हो रही है, ख़ास तौर पर यह कि मौलाना के और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं और वो जो है जिस तरह से जरदारी साहब से फासला कर गए मौलाना, अब मौलाना जो है वो शहबाज शरीफ से भी फासला कर रहे हैं और उनका मौलाना देख रहे हैं कि उनकी कहीं से भी उनका हिस्सा नहीं निकल रहा है, उनको कोई स्पेस नहीं मिल रहा है और उनके लिए कोई रास्ता बेहतर नहीं मिल रहा है। तो वो जो हैं वो एक शीशोपंज में हैं और वो समझ रहे हैं कि वो जरदारी साहब को मुश्किल दिखाएंगे। लाड़काना में वो शिकारपुर से मजमा लेकर और शक्कर से मजमा लेकर लाड़काना आ जाएं तो और आकर एक मजमा शो कर लें। वो मौलाना राशिद महमूद सुमरो जो हैं वो शायद उनके पास मजमा हो जाए, लेकिन वो अपना जोश दिखाना चाहते हैं लाड़काना में। लाड़काना पिछले 50 साल से पीपल्स पार्टी के पास है और ऐसी कोई अनहोनी नहीं हो रही है कि वो पीपल्स पार्टी के पास ना हो। लाड़काना सिटी का मामला जो है वो ये है कि मुनव्वर अब्बासी अपनी ज़ाती वजूहात पर अलग हुए थे पार्टी से और उस वजह भी ये थी कि नाहिद खान के लिए वो जगह नहीं बनी थी। नाहिद खान जो है वो बीबी की शहादत के बाद वो पार्टी क़यादत के लिए काबिल कबूल नहीं रही, तो उनने अलग होने का रास्ता अख्तियार किया। उनके शौहर सफदर अब्बासी जो हैं वो भी पार्टी से फासला कर गए क्योंकि वो भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथियों में थे सफदर अब्बासी साहब, और मुनव्वर अब्बासी साहब जो थे वो इस पोजीशन में नहीं थे। सफदर और नाहिद खान वो बहुत करीब थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के। अब वो उनके अलग हो जाने से बहुत से सवाल उठे, बहुत से मामलात हुए, लेकिन मेरे ख्याल में वो अलग हुए हैं। तो लाड़काना का जो वोट देना है उनकी हो सकता है कि जो उम्मीदवार थे जमील सुमरो उनके लोगों की उनसे नाराज़गी रही हो, और चूँकि लोग ये समझते हैं कि जमील सुमरो जो है वो लाड़काना के लोगों में और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान एक दीवार के तौर पर हैं, तो वो इस दीवार को नहीं लाना चाहते थे।
और मौज़म अब्बासी को, मौज़म अब्बासी की और जिस पर JUI ने बड़ा भरोसा किया और उनको इंतखाब जितवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, मुनव्वर अब्बासी की अपना मौज़म अब्बासी की अब तक बिलावल भुट्टो जरदारी से 4 मुलाकातें हो चुकी हैं और सूरत हाल और भी तब्दील हो सकती है। ये खुशगुमानियाँ जो हैं वो कुछ देर तक तो रह सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में है कि अगर मौज़म अब्बासी वालिद की अपनी लेगेसी के ऊपर और दादी की लेगेसी पर, बेगम डॉक्टर अशरफ अब्बासी की लेगेसी पर आते हैं, तो फिर ये मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान के लिए कोई ख़ास स्पेस नहीं बनता है, ना राशिद महमूद सुमरो के लिए। ठीक है जी लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तज्जिए के लिए। ब्रेक पे वापसी पर सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमेशा की तरह सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं। जी सदीक, आज की बड़ी खबर शेयर कीजिएगा। जी आज की बड़ी खबर तो यही है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान से फ़रार, अदालती मफरूर और कानून के भगोड़े मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और ये कानून का भगोड़ा बाकायदा तौर पर लिखा गया है फ़ैसले में। उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनके केसेस के मुस्तकबिल के हवाले से महफूज फ़ैसला सुना दिया गया है और अदालत ने ये उनकी जो अपीलें थीं वो मुस्तरद कर दी हैं अदम पैरवी की बुनियाद पर। इससे उनके सियासी बयानी को तो बहुत धचका लगा है, लेकिन कानूनी तौर पर उनको रिलीफ मिल गया है। यानी वो जब भी पाकिस्तान वापस आते हैं, 1 माह बाद आएँ, 6 माह बाद आएँ, साल बाद आएँ, 3 साल बाद आएँ, 5 साल बाद आएँ, 10 साल बाद आएँ, जब भी वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो इस फैसले के मुताबिक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त देकर और अपने केसेस को, अपनी अपीलों को बहाल करवा सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि जब भी आएंगे तो उनकी वो दरख्वास्त कबूल कर ली जाएगी और ये अपीलें बहाल हो जाएंगी। ये भी हो सकता है कि उस वक्त अदालत ये कहे कि इनको अब हम बहाल नहीं कर सकते, या जो भी सूरत हाल होगी उसके हवाले से अभी कोई भी चीज़ वाज़ेह तौर पर नहीं कही जा सकती। लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमत इस फैसले से नाखुश है। हुकूमती वज़रा आपको TV चैनल्स पर जो मर्ज़ी कहते हुए सुनाई दें, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत ये समझती है कि ये फ़ैसला नवाज शरीफ को रिलीफ दे रहा है और वो ये समझते हैं कि नैब को इस केस में जो है वो चैलेंज करना चाहिए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हुकूमत ये समझती है कि नवाज शरीफ जो कि फ़रार हो चुके हैं, जो कि वापस नहीं आ रहे, और मरीम साहबा के बयान के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि मरीम साहबा के उस बयान के बाद के नवाज शरीफ बीमार नहीं हैं, और वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे कि वो चाहते हैं कि जस्टिस मलिक क़य्यूम वाला दौर वापस आ जाए और वो खुद फ़ोन करके या उनके भाई फ़ोन करके बताएं कि नवाज शरीफ के केस में क्या फ़ैसला करना है, तो तब वो पाकिस्तान वापस आएंगे। इससे मैंने आपको बताया कि हुकूमत ये समझती है क्योंकि नैब का ये केस है, नैब फ्रीक है और उधर से नवाज शरीफ हैं, नैब को ये चैलेंज करना चाहिए और कभी इम्कान यही है कि नैब इस फैसले को चैलेंज करेगी, क्योंकि नैब की इस्तदा मुस्तरद हुई है। नैब की इस्तदा ये थी कि आप इसको मेरिट पर खारिज करें, मेरिट्स पर खारिज करें। मेरिट से मुराद ये है कि आप अदालत इस केस को सुने। नवाज शरीफ की तरफ से वकील क्योंकि पेश नहीं हो सकता, राइट ऑफ ऑडियंस उनका ख़त्म हो चुका है जब से मफरूर हुए हैं। रियासत को कहा जाए, स्टेट को कहा जाए कि वो एक वकील मुकर्रर करें जो नवाज शरीफ की जानिब से दलाइल दे, उन दलाइल को सुन के मेरिट पर इस केस को जो है वो जो खारिज किया जाए, निपटाया जाए। लेकिन ये इस्तदा नैब की मुस्तरद हो चुकी है और अब नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान वापस आएंगे, जो कि अभी उसके कोई इम्कानात नज़र नहीं आते, उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ इस वक्त तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ के करीबी ज़रा यही बताते हैं कि इस वक्त तक उनका फ़ैसला यही है कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। ये ज़रूर है कि कल को कोई ऐसी बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं अदालती फ़ोरम के ऊपर हुकूमती हवाले से, क्योंकि ऐसा साजगार माहौल उनको मिल जाता है कि वो पाकिस्तान वापस आएँ, तो वो बहुत मुश्किल है, उसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब तक का जो फ़ैसला वो यही है कि वो अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। अलबत्ता मरीम सफदर साहबा और कैप्टन सफदर, उनके जो खामिद हैं, उनके केसेस जो हैं वो 6 जुलाई को लगा दिए गए हैं। अभी इसमें कम्प्लिकेशंस बहुत सारी हैं। उसकी रीज़न ये है कि एविडेंस एक ही है, मुलजिम 3 हैं। मुजरिम क्योंकि ये सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं तीनों, इनकी सज़ाएँ मुअत्तल हुई थी। नवाज शरीफ की तो अब बहाल हो गई हैं, इन दोनों की अभी तक मुअत्तल हैं। तो अब जो एक ही एविडेंस है वो मरीम के मामले में भी वही है, कैप्टन सफदर के मामले में भी वही है, नवाज शरीफ के मामले में भी वही है। तो किस तरह से इस केस का फैसला होगा, तो ये कानूनी कुछ पेचीदगियाँ हैं, सवालात हैं जिनका आगे चल के हमें पता चलेगा। लेकिन अभी इस फैसले पे देखते हैं कि कब हुकूमत में से कोई ये ऑन एयर कहता है, ऑन रिकॉर्ड ये कहता है कि हमें इस फैसले पे खुशी नहीं हुई। ज़ाहिर है क्योंकि पॉलिटिकल बयानी एक बनाना है और सियासी बयानी की इंपॉर्टेंस भी होती है, जो तासुर बनाया जाता है उसकी इंपॉर्टेंस भी होती है। तासुर हुकूमत यही बना रही है कि ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला है, ये नवाज शरीफ को बहुत बड़ा धचका है, और धचका ज़रूर है लेकिन सियासी तौर पर है
लेकिन कानूनी तौर पर नहीं है। कानूनी तौर पर उनके पास ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि अगर मेरिट्स पे इसका फैसला होता तो हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद 1 माह का टाइम होता नवाज शरीफ के पास। उस 1 माह में उनको अगर उनके खिलाफ ये फैसला बरकरार रहता है, साहब अदालत का फैसला बरकरार रहता मेरिट्स के ऊपर, फिर नवाज शरीफ को 1 माह के अंदर अंदर वापस आकर सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर करना पड़ता। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कोई ऑप्शन ना होता और ये चैप्टर क्लोज हो जाता। अलबत्ता अब एक विंडो खुली है और अब हुकूमत, ज़ाहिर है हुकूमत के पास यही एक ऑप्शन बचता है कि नैब को, जिस तरह मैंने वो कहा कि नैब तो वो इंडिपेंडेंट इदारा है, वो इस पर अपील दायर करता है नहीं करता है, उनकी जवाबदीद है। अलबत्ता चांसेस यही हैं और इतलात भी यही हैं, सोर्सेज भी यही कहते हैं कि नैब अपील दायर करेगा और साथ ही हुकूमत कोशिश करेगी कि किसी तरह से बरतानिया को मुतमईन किया जा सके, उन्हें ये कायल किया जा सके कि वो सज़ा-याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले कर दें, नवाज शरीफ को वहाँ से गिरफ़्तार करके और पाकिस्तान वापस लाया जाए और उनको जेल में डाला जाए और वो यहाँ पर अपनी सज़ाएँ जो है वो मुकम्मल करें। और साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, अभी तो उनका दौरा जो है वो कैंसिल हो गया है, जो उन्होंने बरतानिया जाना था। ये ज़रूर है, उसमें एक वजाहत कर दूँ कि जो ये खबर चली थी कि क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ के वापसी का मामला एजेंडे पर नहीं रख रहे थे, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने उस दौरे को कैंसिल कर दिया। ऐसी बात नहीं है, कुछ और जो ज़राए बताते हैं कि वजूहत कुछ और हैं, ये वजह नहीं थी। लेकिन ये ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान किसी भी वक्त बरतानिया का दौरा करेंगे, लेकिन लीगल टीम को प्राइम मिनिस्टर पहले भी हिदायत दे चुके हैं। अब दोबारा लीगल टीम की ये कोशिश होगी कि किसी तरह से कोई ऐसी कोशिशें करें, कोई ऐसा मुआहदा करें बरतानिया के साथ कि किसी तरह से नवाज शरीफ को वापस लाया जा सके, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, मुश्किल हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखते हैं हुकूमत को इस हद तक किस हद तक कामयाबी होती है या इसमें भी हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल पर। ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।